फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो दहशत यारम तेरा नावल का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कॉल करके रास्ते में हूँ बताया था और इसके बाद क्या हुआ वो भी नहीं जानती थी। गाजिया ज़हीर बार बार उठकर जाती, अपने पापा के रूम के सामने खड़े खड़े रोने लग जाती और हाथ उठाकर दुआ करती और नफ़रत से सारे आलम को सोचती और फिर वापस आ जाती। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसके सामने हो और वो इसका गला दबा दे। दो दिल एक ही ले पे धड़क रहे थे, मगर एक इंतहाई जज्बाती होकर और एक इंतहाई दुखी होकर। फजर की नमाज के बाद सब अपनी अपनी मखसूस जगहों पर जाकर बैठे। कुछ लोग चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। शायद ये वो लोग थे जिनके पेशेंट खतरे से बाहर थे। गाजिया ज़हीर को तो ऐसे ही लग रहा था, कुछ बहुत उदास थे तो कुछ बहुत नॉर्मल। ज़्यादा रश नहीं था। कामरान खान भी चाय लेकर आए थे। इन्होंने गाजिया ज़हीर के सर पर शफ़क़त का हाथ रखा और इन्हें तसल्ली दी, मगर इसकी चाय इसके हाथ में ही ठंडे पानी जैसी हो गई थी। हीर माह भी इसे कह कह कर थक गई, मगर वो सभी जानते थे कि वह अपने बाप से किस कदर मोहब्बत करती है, इसलिए इसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रहे थे। 6 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला था। सबसे पहले गाजिया ज़हीर ही इन डॉक्टर्स की तरफ लिपकी थी, जो अपने अपने ओवरकोट अपने बाजुओं पर मुंतकिल किए बाहर आए। मेरे पापा ठीक तो हैं ना डॉक्टर साहब? गाजिया ने छोड़ते ही सवाल किया। इनके पीछे हीर माहम, कामरान खान और इनकी बीवी और नसीम बेगम भी आ रुकी थी। आप रिलैक्स हो जाएं, आपके वालिद होश में आ गए हैं। मगर क्या? कामरान खान ने भी सवाल किया। वह भी अब सारे आलम से मिलना चाहते हैं फ़ौरन, और अपनी बेटी गाजिया ज़हीर से। क्या वो वाकई मुझसे मिलना चाहते हैं? वो बहुत खुश हुई, मगर अब सारे आलम का नाम सुनकर वो किसी सोच में पड़ गई। अभी इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, इसके बाद आप इनसे मिल सकती हैं, एक डॉक्टर वजाहत देते हुए आगे बढ़ गए। अब सारे आलम के प्राइवेट नंबर पर बार बार कॉल आ रही थी, जो कि पर्सनल नंबर से थी। अब सारे आलम ने दावर के साथ साथ खुरम, ज़की, ज़ीशान और शान को भी मना किया था कि इसे कोई भी इमरजेंसी के अलावा कॉल ना की जाए। अगर इमरजेंसी हो तो वो कॉल इसे इसके प्राइवेट नंबर पर की जाए। जी दावर साहब बोलिए, आप सब ठीक है ना? जस्टिस ठीक है ना? दावर की कॉल अटेंड करते ही इसने तफसील से जस्टिस की खैरियत का पूछा। अब सार, वो अब ठीक है, ख़तरे से बाहर हैं, मगर कुछ और टेस्ट है जो अभी आने हैं। तुम्हें ज़हीर ने फ़ौरन अपने पास बुलाया है। वो जल्द अज जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। दावर ने इन्हें तफसील बताई। ठीक है, मैं आता हूँ, अब सार ने कहकर कॉल बंद कर दी और गाड़ी को हॉस्पिटल की जानिब मोड़ दिया। गाजिया ज़हीर अपने वालिद के रूम में शिफ्ट होने के बाद एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इनके पास पहुँची थी। आधी रात में ही वो इतने नछड़ गए थे, खून भी बहुत बह चुका था, मगर सद शुक्र की जान बच गई। पापा, गाजिया बेताबी से आगे बढ़ी और इनको पुकारा, मेरा बच्चा। इन्होंने आंखें ज़रा सी खोलकर गाजिया की तरफ देखा और मुस्कुराए। पापा, मैं तो मर ही जाती अगर आपको कुछ हो जाता। तो गाजिया ज़हीर के आंसू फिर से बहने लगे। रो मत मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ। वो काफ़ी तकलीफ़ में थे, दवाइयों के ज़ेर असर भी, तो इनकी हलक से आवाज़ भी बमुश्किल अदा हुई। वो अपने पापा का हाथ पकड़कर दीवानावार चूम रही थी जब अब सारे आलम ने अंदर एंट्री दी थी। कैसे हैं आप? अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी है। मैं भी रब का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया। वो बेड के पास खड़े खड़े ही हाल अहवाल पूछने लगा और गाजिया ज़हीर को देखने से वो गरीज कर रहा था। गाजिया ने भी अपने पापा के हाथ चूमने छोड़ दिए थे, मगर हाथ यूं ही इनके दोनों हाथों में थे, मगर गुस्सा इसके चेहरे पर अभी भी था। गाजिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है, अपने पापा की बात मानोगी ना? वो अल्फाज टूट टूट कर अदा कर रहे थे। गाजिया हाथ छोड़कर खड़ी हुई, मास्क हटाया हुआ था। ज़हीरुल हसन ने इनकी सांस अटक रही थी। अब सारे आलम आगे बढ़ा और इनका ऑक्सीजन मास्क लगाते हुए इन्हें तसल्ली देने लगा।
गाजिया भी आगे बढ़ी, मगर अब सारे आलम के हाथ मांस की जानिब बढ़े तो गाजिया ज़हीर ने बुरी तरह जकड़ दी। अब सारे आलम ने एक लम्हे के लिए नज़रें ऊपर उठाई थी। जस्टिस ज़हीरुल हसन ने आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली थी, जैसे वो अल्फाज तरतीब दे रहे हों। अब सार पीछे हो गया था। पापा, आप ठीक तो हैं ना? गाजिया ज़हीर ने अपने पापा के माथे से बाल पीछे हटाते हुए बोली। रोने की वजह से इसका गला भी बैठ गया था। ज़हीरुल हसन ने अपने सीधे हाथ से मास्क दोबारा अपने मुंह से नीचे किया। गाजी, मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ। इन्होंने अपनी बेटी के हाथ पर अपना राइट हाथ रखते हुए इसे तसल्ली दी। अब सारे आलम दूर खड़ा सीने पर हाथ बांधे दोनों की मोहब्बत देख रहा था। मुझसे वादा करो बेटे, अपने पापा की बात से इनकार नहीं करोगी? मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप हुक्म तो कीजिए। वो अटक अटक कर बोल रहे थे। आज ही अब सारे आलम से निकाह करना होगा। गाजिया ज़हीर तो क्या, अब सारे आलम भी चौंका था। गाजिया ज़हीर ने एक बार फिर नफरत से अब सारे आलम को देखा। आप ये क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं जस्टिस? मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। बेटा होता तो मुझे इतनी फिक्र ना होती। तुम्हें सब कुछ पता है, इसलिए मुझे तुम पर ही भरोसा है। इनकार मत करना, मेरी इल्तिजा है तुमसे। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इनसे निकाह कैसे करूँगी? वो अभी कुछ और भी कहने वाली थी कि ज़हीरुल हसन तेज़ सांस लेने लगे। अब सार आगे बढ़ा। तेज़ी से इसने मॉडल लगाया और बाहर निकल गया, मगर निकलने से पहले इसने गाजिया को भी बाहर आने का इशारा किया। वो पहले ही रिसेप्शन पर गया था। वहाँ से डॉक्टर्स और नर्स को जस्टिस के रूम में भेजा, क्योंकि नर्सिस और डॉक्टर को पुलिस ने मना किया था अंदर जाने से। नर्स ने तेज़ी से इनको इंजेक्शन लगाया और इन्हें एक बार फिर ज़्यादा बोलने से मना किया, मगर एक वो जज था, जस्टिस था, पुलिस को बयान दे दिया था। इन्होंने मीडिया का मुंह बंद किया, मगर सच्चाई अभी भी किसी को पता नहीं थी सिवाय पुलिस के। मेरी मिसेस को बुलाएं फ़ौरन, आप भी अभी बात नहीं कर सकते। अर्जेंट है बेटा, या फिर मेरा पैगाम दे दें इनको कि आप मुझे बताएं, आराम से बात करें। ठहर ठहर कर वो लंबा सांस लेते हुए नर्स को हदायत करता। नर्स के बाहर निकलने से पहले ही नींद की आगोश में चला गया। महीन, नर्स, आप में से मिसेस ज़हीरुल हसन कौन हैं? हीर माहम की मामा और पापा भी वहाँ मौजूद थे। कुछ इनके भी जानने वाले आ चुके थे। नर्स की आवाज़ पर नसीम बेगम खड़ी हुई। नर्स इन्हें अपने साथ एक प्राइवेट रूम में लेकर गई। आप यहाँ से आराम से बैठे। मेरे हस्बैंड ठीक तो है ना? जी, वो बिल्कुल ठीक है, मगर अभी ताज़ा ज़ख्म है, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा बोलना अलाउ नहीं है। अभी भी मैं इनसे मिलकर आ रही हूँ। इन्हें मेडिसिन दे दी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स हो सके। नर्स अपने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ इन्हें सब तफसील बताते हुए बोली और फिर एक कागज़ फोल्ड किया और इनकी तरफ बढ़ा दिया। से मिलकर ही आ रही थी इन्हीं को मेडिसिन देकर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स हो सके। नर्स अपने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ इन्हें सब तफसील से बताते हुए बोली, फिर एक कागज़ फोल्ड किया और इनकी तरफ बढ़ाया। इनमें कुछ बातें मैंने नोट की हैं जो इन्होंने मुझसे की हैं, आप ये पढ़ लें। नसीम बेगम ने कांपते हुए हाथों से वो फोल्ड किया हुआ लिफाफा थामा और वहीं खोलकर पढ़ने लगी। मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता नसीम बेगम, मेरी एक दरख्वास्त है और इस पर फ़ौरन अमल कर दो। गाजिया अपनी इकलौती बेटी है जिसकी जान खतरे में है, और इससे ज़्यादा इसकी इज़्ज़त को। गाजिया का निकाह इब्सार से कर दो और इसे आज ही रुखसत कर दो। अपनी बेटी का मुहाफ़िज़ इससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ने चाहा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, और तुम भी ख्याल रखना अपना। और बाकी एक बात कि फ़खरी या जमाली में से या कोई भी तुम्हारी मदद करने आए तो इनसे मदद ना लेना। मेरी जान के दुश्मन और मुझ पर हमला करवाने वाले वो ही हैं। बस और नहीं बर्दाश्त हो रहा, नींद गहरी हो रही है। आखिरी अल्फाज नींद में थे शायद इनके। नसीम बेगम एक मजबूत औरत थीं।
वो कागज़ को फोल्ड करती इन्हें और कामरान खान और इनकी मिसेस कोसर्स के पास गईं और सबके सामने ज़हीर की बात रखी। सभी थोड़े परेशान थे, मगर जब ज़हीरुल हसन ये चाहते थे तो नसीम बेगम ये चाहती तो इनको क्या ही एतराज़ हो सकता था। अब सारे आलम रिसेप्शन से बात करके एसएसपी के पास गया। एसपी, आप अपने दोस्त जो समझे यार, वो क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। वो अभी हॉस्पिटल में हैं और इनकी हालत अभी संभली नहीं है। क्या वो डर कर ये सब कुछ करना चाह रहे हैं? अब सारे आलम के कंधे पर हाथ रखते और इसे बैठने का इशारा किया। वो बाहर लॉन में ही थे और वो एक सिंगी बेंच पर साथ साथ बैठे थे। खुरम ज़की भी इसके करीब चला आया, जबकि शान और ज़िशान अभी वहीं लेटे हुए थे। मैंने जब बयान लिया तो उन्होंने कॉल की गई थी कि फ़खरुद्दीन इसे कॉल कर रहा था। फायरिंग से पहले जब वो आपके गर्ड्स हाउस से निकल रहे थे तब की बात इन्हें बताते हुए कहा। फ़खरी इसे रास्ते में मिला था और इनकी गाड़ी में बैठा और इन्हें समझाने लगा। सहफ़ान भी साथ था। इसे फ़खरी ने उतार दिया था कि हमारी दोस्तों की कुछ पर्सनल बातें हैं, मुझे अकेले में डिस्कस करनी है। ज़हीरुल हसन ने भी दोस्ती की बना पर इशारा किया और इसे पब्लिक प्लेस पर उतार दिया ताकि वो घर चला जाए। अबसार बहुत तवज्जो से सुन रहा था। अभी इस्फान कहाँ है? वो एक खुफिया जगह पर है, क्योंकि इसके पीछे एक टैक्सी में था। इसके पीछे जमाली और फ़खरी के बंदे लगे हुए हैं। मुझे कॉल करने वाला भी फ़खरी है और मीडिया पर भी झूठी खबर चलाने वाला भी फ़खरी ही है, मगर खुद सामने नहीं आया। फ़खरी ने ही इन पर गोलियां चलाई हैं और चूँकि वो ज़्यादा बात नहीं कर सकता तो इतना ही बताया था। और आखिरी बात जो मुझसे कर पाया अभी वो ये है कि मैं तुम्हें समझाऊं, और वो ये चाहते हैं कि तुम ही इनकी बेटी का ख्याल रख सकते हो। फ़खरी और जमाली की एक गैंग है बहुत बड़ी। ज़हीरुल हसन की जान को अभी भी ख़तरा है। वो एक कानून पास करने वाले सुप्रीम कोर्ट का जज है। वो ज़िंदा बच गया तो ये सब ज़िंदा नहीं बचेंगे। इन्हें आज हम खुफिया जगह पर मुंतकिल कर देंगे। ज़हीर की बेटी और बीवी को भी हम खुफिया तौर पर छुपा सकते हैं, मगर तुम जानते हो ना, नौजवान बच्ची की हिफाजत करना कोई आसान काम नहीं है। जगह जगह बुराई फैली हुई है। पुलिस में बहुत सी काली भेड़ें मौजूद हैं। तुम महरम बनकर ले जाओ इसे। ज़हीरुल हसन को तसल्ली रहेगी। अब सारे आलम की नज़रों के सामने वो नफ़रत भरी दो आंखें आदम की थीं। वो जो मुझसे इतनी बदगुमान हुई बैठी है। क्या सोच रही हो बेटा? फैसला आपके हाथ में है। इनकार भी कर सकते हो। नहीं, मैं तैयार हूँ। वो जल्दी से कहकर खड़ा हुआ और रुका नहीं था, अंदर बढ़ गया। हीर, मैं कैसे पापा के ही मुजरिम से शादी कर लूँ? गाजिया, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। वो अगर मुजरिम होता, अंकल क्यों तुम्हें एक मुजरिम से शादी करने का कहते? कुछ तो ज़रूर है जो हमसे तुमसे पोशीदा है। तुम्हारे पापा ने सोच समझ कर ही ये बात कही है। तुम वही करो जो अंकल ने कहा है। हीर ने इसे समझाते हुए और अपने साथ लगाते हुए बोली। हीर ठीक कह रही है बेटा। नसीम बेगम भी आन दोनों के ढूंढ रही थी। मामा, क्या आपसे भी पापा ने यही कहा है? गाजिया ज़हीर हीर महाम से अलग होते हुए बोली। हाँ बेटा, वो इस वक्त भी तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद है। अल्लाह इन्हें सेहत अता करे। इनकी खुशी के लिए ये सब कर लो बेटा। वो कुछ भी बोलना चाहती थी, मगर अपनी माँ की आखिरी बात पे खामोश हो गई। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है मामा, आप सबसे मैं निकाह करके आप और पापा के साथ ही रहूँगी, और अभी हॉस्पिटल में भी पापा को ही एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। गाजिया, हम सब अभी यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हें निकाह के बाद कुछ बातें बताऊंगी। तुम अभी मज़ीद परेशान ना हो। नसीम बेगम कुछ सोचते हुए बोली। तुम्हारे पापा एक जज हैं बेटा। इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। वो हम लोगों की वजह से परेशान ना हो, इसलिए हम यहाँ नहीं रह सकते। चलो हम चलते हैं। नसीम बेगम ने इसकी हालत देखते हुए इसे सब कुछ ना बताने का फ़ैसला किया। वो इसे लेकर बाहर निकल गई थी, जहां अब सारे आलम की गाड़ी और कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे,
और कुछ पुलिस की भी गाड़ियां तैयार खड़ी थी। गाजिया जहीर, नसीम बेगम और हीर माहम पे ये दोनों अब सारे आलम की गाड़ी पर बैठे थे। गाजिया जहीर इस वक्त इतनी टेंशन में थी कि वो ये भी ना देख सकी कि वो किसकी गाड़ी में बैठी है। इसने इस वक्त सर उठाकर देखा जब फ्रंट सीट पर अब सारे आलम पुरजमान हुआ था। इसके साथ शान ने सीट संभाली थी। गाजिया जहीर ने एक नज़र डाली और फिर इतनी ही तेज़ी से अपना रुख बदला। चलिए आंटी, अब सारे आलम नसीम बेगम से मुखातिब हुआ। हाँ बेटा चलो। वो एक नज़र पार्किंग एरिया के सामने खड़ी बिल्डिंग जो कि हॉस्पिटल थी पे निगाह दौड़ाई और अब सारे आलम ने गाड़ी को स्टार्ट किया। 10 मिनट में वो इस जगह जाकर पहुंचे जहां इन्हें जाना था, यानी गर्ल्स हाउस बिल्डिंग के रिहायशी हिस्से में आए थे। वो बारी बारी सब गाड़ियां आकर रुकी। अब सारे आलम का निकाह भी एक हादसे की ही तरह था। ये दुनिया का पहला निकाह होगा भाऊ जिसमें पुलिस भी शामिल है। पुलिस नसीम बेगम और गाजिया जहीर की हिफाजत के लिए मौजूद थी। तुम चुप नहीं हो सकते शान, जाओ तुम मिठाई बांटो, तुम यही काम अच्छा लगता है। बॉस मुझे तो बहुत कुछ अच्छा लगता है। वो भाभी के साथ जो तेज़ तराज लड़की बैठी है ना, वो भी मेरे साथ ही अच्छी लगेगी। मैं बताता हूँ इसे जाकर के तुम कितने बद लफ्ज़ों में इसकी तारीफ़ कर रहे थे। क्या कुछ गलत तारीफ़ कर दी क्या मैंने? नहीं, वो तो तेज़ तरात है। एक तुम हो दुनिया जहाँ के सीधे आदमी। आप लड़के को भी यही कह सकते हैं मुझे बाओ। शान मसनूई मुंह बनाता हुआ बोला। वैसे तुम्हें वो चाहे ना तो वो सामने इसकी मामा और पापा कामरान बैठे हैं, इनकी जाकर खुशामदीद कर ले, शायद तेरा काम बन जाए। हीर ने भी अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस की थी और शान ने फ़ौरन से वहाँ उठना ही मुनासिब समझा। काजी साहब निकाह शुरू करवाएं। कामरान खान ने आगे बढ़कर काजी से कहा। जी तो आपका निकाह है। वो नाइट सूट में मलबूस सा हल्की हल्की शेप, बढ़ती हुई रंगत भी ओढ़ी हुई थी। वजह गाजिया जहीर की नज़र थी जो अब भी इसे नहीं देख रही थी। वो अपनी गोद में दोनों हाथ रखे, पिंक वाइट कुर्ता जो इस पर चमक रहा था। दोनों शौक कलर थे, जल्दी ख़राब होने वाला पिंक भी था और वाइट भी। वो मुरझाई हुई अफसुर्दा सी नीचे सर कर बैठी हुई थी। मर्द हजरात सब लॉन में थे जबकि टीवी लॉन्च में ख़वातीन थी। आमने सामने अब सारे आलम और गाजिया जहीर और इसकी दोस्त और वालदा बैठी हुई थी। वो मुसलसल इसे ही सोच रहा था जब काजी ने इससे हक महर की बाबत पूछा था। मुझे दे दो इसे हक महर में, अगर वो कबूल करे तो। मुझे ये अल्फाज इनके होंठों पर नहीं थे, इसके दिल के नहा खानों से निकले थे। मेरा एक घर है, वो इसके हक महर में देता हूँ। जहाँ इसने गाजिया जहीर को पहली बार देखा था वो घर इसने हमेशा के लिए गाजिया जहीर को दे दिया था। निकाह हो चुका था तो सब ने दोनों को ढेरों दुआएं दी और फिर अब सारे आलम ने खाने का अहतमाम किया। क्योंकि इनके साथ आने वाले तमाम मेहमान भूखे प्यासे थे। परेशानी अब भी इनके चेहरों पर थी, मगर बहुत से लोग सुकून में आ चुके थे। गाजिया जहीर, तुमने अपनी नफ़रत क्या दिखाई? तुम तो 24 घंटे से पहले ही मेरी हो गई। वो इसे देखकर बाहर निकल गया जहाँ सब खाना खा रहे थे। इसने बहुत से बकरे सदके में बांटे थे और गाजिया जहीर खाना नहीं खा रही थी। निकाह के बाद एक रूम में बैठी हुई थी जहां वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर मुसलसल रोए जा रही थी। गाजिया, और कितना रोगी तुम? बस कर दो मेरी बच्ची। सारी रात गुजर गई रोते हुए, अभी दिन भी पूरा होने वाला है। माशाल्लाह से ठीक है तुम्हारे पापा, बस तुम्हारी थोड़ी एहतियात ज़रूरी है। मामा, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, वो ठीक हो जाएंगे। आप क्यों रो रही हो? वो तो अभी तक अपने शोहर से मिल भी नहीं पाई थी। अल्लाह इन्हें सलामत रखी, नसीम बेगम ने दिल में सोचा और इनकी आंखें भी भीग गई। बहुत खूबसूरत घर है अबसार बेटे का। मुझे भी लगता है मेरी बच्ची बहुत खुश रहेगी। वो बहुत नेक दिल लड़का लगता है। तुम्हारे पापा अक्सर मुझसे इसका जिक्र किया करते थे। आपसे? अब सारे आलम का जिक्र पापा करते थे?
वो माथे पर पुरसोच अंदाज में बल लाती हुई माँ की गोद से उठी। हाँ बेटा, वो मुझसे बहुत कुछ बताते थे, जैसा कि अब सारे आलम एक नहायत सुलझा हुआ शख्स है। अबसार गर्ल्स हाउस में वो जो कुछ बेचते थे, इसको नसीम बेगम ने दास्तां छुपा लिया कि वो अब इसकी बीवी है। कभी शोहर को एहसास ना दिलाने दिया। इसने बहुत जद्दोजहद की है अपने अदारे को बनाने के लिए, और अच्छे इंसानों की तो कमी ही जैसे हो गई है। इस मुल्क में दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कोई नहीं जान पाता। डब रिश्तों से लिहाज एहसास ख़त्म हो गए हैं। कुछ लोगों के पेट दौलत से नहीं बढ़ते, जैसे अब सारे आलम का। ये बात इसने दिल ही में सोची। वो जमाली पर ताना हुआ पिस्तौल और पापा से सुनी हुई गुफ्तगू इनके कानों से टकराई थी। उठ जाओ, अब तुम मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो। रात से तुमने कुछ नहीं खाया। हीर बच्ची भी तुम्हारे साथ ही हलकान हो रही है, इसको भी खिलाओ, वो भी भूखी प्यासी तुम्हारे साथ है। जी मामा, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया कितने सारे लोग मेरे साथ भूखे प्यासे हैं। जज़ाकल्ला हीरे, तुमने मेरा इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया है, कोई शिकवा तक नहीं किया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, शान दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुआ। खाना तैयार है, टेबल पर लगा दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि आप आ जाएं और खाना खा लें। कामरान खान तो बाहर थे, मगर कौसर खान इनके साथ ही थी। गाज़िया ज़हीर भी इनका ख्याल करते हुए इनके साथ उठ गई। अब सारे आलम ने इसे बाहर निकलते हुए देखा तो दिल ही दिल में खुश हो गया। कम से कम खाना तो खा लेगी, कल से कुछ भी नहीं खाया। अरे खाना तो कल से मैंने भी नहीं खाया, क्योंकि गाज़िया के घर गाड़ी भेजते के बाद वो थाना निकल गया था और थाने में काफ़ी टाइम लग गया, और इसके बाद घर आया तो थकावट फील हो रही थी। लेटते ही शायद नींद आ गई, और फिर हॉस्पिटल के चक्कर, तो आगे फिर कुछ सोच ही ना सका। और कुछ लोग जो इसके साथ टेबल पर बैठे थे, इसके साथ गपशप में बिजी हो गया। वो खाना खिलाकर सबसे फ्री हुआ तो कुछ करीबी दोस्त और कामरान खान और कुछ ज़हीरुल हसन के अजीज़ मौजूद थे। वो भी अब रुखसत चाह रहे थे। गाज़िया ज़हीर भी खाना खाने की कोशिश कर रही थी। अब सारे आलम इनको रुखसत करके डाइनिंग टेबल पर आन बैठा था। नसीम बेगम, बेटा आपने खाना खाया, सबको खिलाने पे लगे हो। नहीं आंटी, अभी नहीं खाया, मैं फ़्रेश होकर आराम से खाऊंगा। आप खाएं, मेरी फ़िक्र ना करें। इसने किन अखियों से गाज़िया को देखा तो जो अबसार की चेयर पर बैठते ही खाना खाने से हाथ रोक चुकी थी। बहुत अरसे बाद अबसार ने सोचा कि मैं इसे अपनी फैमिली के साथ खाना खाऊंगा, मगर वो गाज़िया ज़हीर के रवैये की वजह से ये हसरत अपने दिल में ही लिए वहाँ से कहकर फ्रेश होता हूँ कहकर उठ गया। गाज़िया ज़हीर ने इस पर दूसरी नज़र भी नहीं डाली। शान, खुरम कहाँ है? और ज़िशान भी नज़र नहीं आ रहे। बाऊ, वो दोनों बाज़ार तक गए हैं। आज कुछ बच्चों की खाना देने की चीज़ें ख़त्म हो गई थी नर्सरी में, वो लेने गए हैं। आपसे मिलना चाह रहे थे, मगर टाइम नहीं मिल सकता। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, बाहर जाओ, अपनी भाभी और बाकी अफराद से भी पूछो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा भाऊ, मैं जाता हूँ। अब सारे आलम के चेहरे की संजीदगी देखकर शान भी इन्हें छेड़ना मुनासिब ना समझा। वो न डर से खड़ा देख रहा था। गाज़िया ज़हीर हीर के कहने पर फिर से खाने के छोटे छोटे नवाले ले रही थी। इसे हीर पर रश्क हुआ, कम से कम इसकी बात तो मान लेती है। बॉस की कॉल है ज़िशान। अच्छा सुनो तो, कोई काम होगा। अबसार वहीं खिड़की में खड़े होकर ही खुरम ज़की को कॉल करने लगा। कितनी देर लगी खुरम तुम दोनों को वापसी में? कुछ ही देर लगी, शायद आधे घंटे। खैर तो है ना? हाँ, ये काम निपटा कर आओ तो फिर बताता हूँ। तुम दोनों को कहीं आज जाना है। अब सारे आलम ने इसे बताया। ओके बॉस, हम आते हैं, खुरम ज़की ने भी जवाब दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। खुरम बाहर निकल रहा था जब इसके साथ कोई टकराया। आई एम सॉरी। वो इस अफलातून से सॉरी करता नीचे झुकने लगा, मगर अगले ही पल वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए बुरी तरह टटका था। तुम्हारी जरायत कैसे हुई मुझे छूने की, मुझे छेड़ने की? तुम पागल हो गए हो क्या? लोग जमा हो गए हैं। आप ठीक तो हैं ना मिस? मिंचले नौजवान ने इसे मुखातिब होते हुए कहा। यह लड़का मुझे छेड़ रहा है। मैंने इसके मुंह पर चाटा मारा।
तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा, एक खतून भी इसकी हमदर्द बनी। पागल हो क्या ज़ेलिया, हमारे घर का मामला है, हम घर जाकर सुलझाएंगे। वो ज़ीशान भी चला आया था। वो पहले पार्किंग एरिया से गाड़ी निकालने लगा। कुछ क्या हुआ भाई? देख यार, तेरी भाभी यहाँ भी शुरू होगी। क्या तुम जानते हो, इसे जानते भी हो, और बीवी है ये मेरी। क्या ये सही कह रहा है? ज़ालिया तो इसकी बात की से ही हक्का बक्का रह गई। जो अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी वो भी घबराई। वो खुरम ज़की था, मुजरिमों की गर्दन तोड़ने वाला। अब सारे आलम का शगीर्द वो कैसे मार खा सकता था? वो भी एक औरत साथ है। आप सब जाएं। खुरम फिर मुखातिब हुआ। इन ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ये मुझे ना तो अपना शोहर मानती है और ना ही अपने देवर को पहचानती है। खुरम ने ज़ीशान की जानिब इशारा किया और इसकी तरफ लिखी थी। इसे उकसा रहा था खुरम, ताकि वो कोई ऐसी हरकत करे और इसे पागल करारदार दे। खुरम ने इसके दोनों हाथ पकड़े। आजकल की लड़कियां भी तौबा, न जगह देखती है और ना ही मौका। महल एक खतून पान चबाते हुए ज़ेलिया की तरफ मुंह करके ऊंचा ऊंचा बोली, चलो भाई यहाँ से, तो ये वाकया ही कोई नफसियाती औरत लगती है। कुछ औरतें कानों को हाथ लगा रही थी और कुछ लड़कियां मुस्कुरा रही थी। कुछ तो हमदर्दी दिखा रही थी। खुरम को भी वो बहुत ही सीरियस होकर सबकी तवज्जो हासिल कर चुका था। इसने एक कलाई झटक दी और ज़ीशान को इशारा करते हुए सामान उठाने का। वो इसे लेकर गाड़ी की जानिब बढ़ गया। मुझे मेरे उस्ताद ने औरतों की इज्जत करना सिखाया है, वो इसके हाथों से अपनी कलाई छड़वाती हुई कर आई थी और वो इससे भी ऊंची आवाज़ में चीखा, मगर एक चीज़ ये भी सिखाई है कि जिस म्यार के लोग हों इन्हें इसी म्यार में भी सबक सिखाना चाहिए। वो आज भी इन्हें सबक सिखाता हुआ बोला, और आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, समझी? और चुपचाप मेरे साथ चलो। नहीं जाऊंगी, मैं शोर मचा दूंगी। वो 2 कदम पीछे हुई थी मगर खुरम ने इसकी कलाई नहीं छोड़ी। मुझे दर्द हो रहा है। औरत को औरत की तरह बिहेव करना चाहिए। मेरा कोई जुर्म होता तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लेता। तुम तो खामखा ही आ बैल मुझे मार वाला वाकया कर रही हो। ज़ीशान सारा सामान गाड़ी में रख कर ड्राइविंग सीट पर आन बैठा। भाई, बाबूजी की कॉल आ रही है। हाँ चलो स्टार्ट करो गाड़ी। बैठो तुम अंदर जल्दी से, मैं नहीं बैठूंगी। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, ये गुंडे मुझे अगवा कर रहे हैं। वो चीखने चलाने लगी। खुरम ने सेलफोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जल्दी आएँ प्लीज़, वो इसके मुंह पर हाथ रखते हुए खामोश करवाने की कोशिश करने लगा, मगर ज़ेलिया ने इसके हाथ पर काट लिया। खुरम ने हाथ यकदम पीछे किया। गाड़ी आ गई थी। कहाँ है पेशेंट? चलो पकड़ लो इसे। क्या क्या कर रहे हो तुम सब? पागल नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। खुरम ने इसके कान के करीब जाकर और खुद गाड़ी में बैठ गया। वाह भाई, क्या 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 काम किया है, इसे पागल खाने भेज दिया। इसकी जगह ही यही है। अच्छा हुआ मैंने इसे पहचान लिया, वरना आज ये मेरी बहुत बेइज्जती करवाने वाली थी। पागल लड़की जैसे मैं किसी दहशत सरा में रहता हूँ। वो ज़ीशान को सुनाते हुए बोला, जल्दी चलो, बॉस भी परेशान हो जाएंगे। और वैसे बहुत ही घटिया तरीका इख्तियार किया इस लड़की ने। खुरम का गुस्सा भी किसी तौर पर कम ही नहीं हो रहा था। इसका वो बिला वजह का थप्पड़ की गूंज तप्श अभी अभी इसे महसूस हो रही थी। उम्मीद है कि आइंदा मेरे सामने नहीं आएगी। भाई, वो तो इस वाकये ही शॉट देकर पागल कर दिया जाएगा। ज़ीशान में इंसानियत फड़फड़ा रही थी। लगने दे इसे 1-2 शॉट। डॉक्टर साहब को बाद में कॉल करके कह दूंगा कि इसे छोड़ दे और उससे मुझे माफ़ी मांगने का भी कहे, वरना वो पागल खाने में ही रहेगी। वो दोनों बार घटनों में पहली बार मुस्कराए थे, क्योंकि अब सारे आलम इन सब पर नश्तर होने वाली वो खबर सबको परेशान कर गई थी। पूरी नफरी तैयार है सर। एसएसपी और हॉस्पिटल के रूम के बाहर ही बैठे थे। ज़हीरुल हसन इनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते अपनी ड्यूटी भी पूरी ईमानदारी से निभा रहे थे। पुलिस के महकमे में होने की वजह से वो जानते थे कि जस्टिस ज़हीरुल हसन के साथ वो क्या क्या कर सकते थे, और ऊपर से सख्त-तरीन ऑर्डर भी थे। जज साहिबान भी कोर्ट में हड़ताल का ऐलान कर चुके थे। अभी तो 12 घंटे ही बीते थे, इसलिए इन्हें किसी ऐसी जगह पर ले जाना ज़रूरी था जहां इनकी जान महफूज हो सके। और ये सब कुछ और अपनी ज़ेरे निगरानी करवा रहे थे डॉक्टर
डॉक्टर्स रेडी हैं? जी सर, सब रेडी, ओके हैं। वो इस इंस्पेक्टर के हमरा जहीरुल हसन को लेकर एम्बुलेंस में ले जाने लगे। एम्बुलेंस में भी डॉक्टर्स अपने साथी पुलिस एहलकारों के साथ मौजूद थे। वो कमाल महारत से इन्हें लेकर खुफिया जगह पर पहुंचे। फखरी भी आराम सुकून से नहीं बैठा था। एम्बुलेंस पर फायरिंग शुरू हो गई थी। स्ट्रेचर पर लेटते वो चंद पुलिस एहलकान चौंके हुए थे। ड्राइवर भी पुलिस का ही आदमी था। बुल्ट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल की थी इन्होंने और इससे पहले प्लान के मुताबिक रवाना कर दिए गए, जबकि वो आम एम्बुलेंस में दूसरे रास्ते पर अपने मुकाम पर पहुंच चुके थे। दुश्मन समझा कि इस गाड़ी में जस्टिस जहीरुल हसन को लेकर ले जाया जा रहा है, मगर इनको धोखा देने के सिवा कुछ नहीं था। पुलिस ने इन्हें घेर लिया और अपने साथ थाने लेकर गए और एसएसपी को सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए वो पुलिस ऑफिसर कॉल डिस्कनेक्ट कर गए। फकरी को कॉल मिलाई, तुम सब इतने घटिया हो सकते हो ये मैंने कभी सोचा नहीं था। फकरी ने कॉल अटेंड की थी और कोई खुशखबरी होगी, मगर इसको तो इसकी इंसल्ट करके डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब जहीरुल हसन महफूज था। इंशाल्लाह इस आदमी को देखता हुआ वो बोला, जो बहुत सारी पट्टियों में झगड़ा हुआ पड़ा था। अभी कल ही की बात थी जब वो अपनी कुर्सी पर बुर्जमान ऑर्डर्स दे रहा था और आज यहाँ बेबस पड़ा हुआ था। वाह इंसान, तेरी भी क्या अजीब कहानी है। अपनी मर्जी से ना सोता है, ना जागता है, ना रोता है और ना ही हंसता, ना खाता है और ना पीता। इसकी नज़र खुराक लगने वाली नालियों पर पड़ी और अल्लाह को याद करके इसकी निगाह भी भर आई। वो कॉल रिसीव करता हुआ बाहर निकला ताकि इसकी आवाज़ से जहीरुल हसन डिस्टर्ब ना हो। जी बेगम साहिबा, उदास तो नहीं हो रही आप? मैं रात से गायब हूँ। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? और पागल खाने से कॉल आई है। हलीमा खतून ने बताया है कि जालिया, क्या पागल खाने? वो बहुत ज़्यादा घबराया। जी वो पागल खाने हैं, इन्होंने थूक निकलते हुए एसएसपी को बताया। इनके मजीद हाथों के तोते उड़ गए। वो वहाँ क्या कर रही है? वो पागल हो गई है। इसने किसी के साथ झगड़ा किया और इन्होंने इसे पागल कहकर पागल खाने वालों को बुलवाकर इसे इनके साथ भेज दिया। इसकी गाड़ी हैदरी मार्केट में खड़ी है। वो एक ही सांस में सब कुछ बताती चली गई। मैंने कहा ना, ये लड़की कोई ना कोई काम ज़रूर करेगी। शान अब सारे आलम शावर लेकर ताज़ा दम हो चुका था। वाइट शलवार कमीज पहने वो किसी हद तक तरोताज़ा सा लग रहा था। बाहर आकर इसने शान को आवाज़ दी। वो सब अब टीवी लॉन्च में बैठे थे। नसीम बेगम जहीरुल हसन के पास से जा चुकी थी। गाजिया जहीर भी जिद कर रही थी, मगर नसीम बेगम ने इसे सख्ती से मना किया। हीर भी अपने पापा और मामा के साथ बाद में आने का कहकर जा चुकी थी, क्योंकि वो कल से ही एक ही सूट में थी और यहाँ भी कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए वो चली गई थी, वरना इसका भी दिल अपनी दोस्त को छोड़कर जाने को नहीं था। गाजिया अकेलापन महसूस कर रही थी, मगर शान गुड्स हाउस से कुछ लड़कियां बुला लाया जो इसके साथ इसे कंपनी दे सकी। वो सबके दरमियान में चुपचाप अकेली बैठी थी। अस्सलामुअलैकुम भाऊजी। सब लड़कियां अदब से खड़ी हुईं। अब सारे इस्लाम आलम को इस्लाम करने लगी। वालेकुम सलाम। जीते रहो मेरे बच्चों, खुश रहो हमेशा। ऐसे ही सबको मुखातिब करते, इतने ही प्यार से, इज्जत और मान से। शान भी एक साइड से निकलकर सामने आया। गाजिया जहीर के माथे पर तेवरियां आईं। बाबूजी, आपकी शादी हो गई है, अब हम इन्हें क्या बुलाएं, क्या कहकर पुकारें? एक लड़की ने मासूमियत से सवाल किया। वो लगभग 14 या 15 साल की बहुत कम उम्र की बच्चियां थीं। आप सब इन्हें भाभी कह सकती हैं। अब सारे आलम को साथ ही एक शरारत सूझी। आप इनको आंटी भी कह सकती हैं। इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि एतराज़ नहीं होगा मैं क्या आंटी लगती हूँ? खबरदार जो मुझे किसी ने आंटी कहा, बल्कि मुझे किसी ने भाभी भी नहीं कहना। मेरा नाम गाजिया जहीर है और मुझे सब नाम से बुलाए। गाजिया ने इनकी तरफ अपनी शहादत की उंगली घुमाई। अब सारे आलम भी सामने वाले सोफे पर सर टिकाए हुए बैठ गया। वो इसकी बात पर मुस्कुराया। जो वो चाहता था वो कामयाब हो गया। बहुत देर से खामोश थी, इसे बोलते हुए सुनना था। अब सारे आलम को वो बोल रही थी, बिल्कुल पहले वाली गाजिया जहीर। जी बाऊ, आप मुझे बुला रहे थे, चाय बना दो मुझे। बाऊ हम बना दें। लड़कियां तैयार हुई थी। वो अब सारे आलम की खिदमत में इसी तरह हम वक्त तैयार रहती, मगर अब सारे आलम सारे काम खुद ही करता, अपने सिवाय खाने और चाय बनाने के नहीं। मेरे बच्चों, आप लोग मेहमान हो, सो अभी छोटी छोटी भी हो। हाँ, अलबत्ता आप लोगों की भाभी बना दे तो ज़रूर पीऊँगा। गाजिया जहीर ने आंखें दिखाई अब सारे आलम को, जबकि वो बच्चियाँ
गाजिया ज़हीर की मिन्नतें करने लगी और इसे मजबूरन उठना पड़ा, मगर फिर वो फ़ौरन बैठ गई। मुझे चाय नहीं बनाने आती, मैंने कभी नहीं बनाई। भाभी आपको सिखा देंगी, क्या तुम लोगों को चाय बनानी आती है? ऑफ कोर्स आती है। बाकायदा हर चीज़ का तालीम के साथ साथ सलीका भी सिखाते हैं। वो इन्हें लेकर किचन में चली गई। गाजिया को पहली बार न जाने क्यों एहसास हुआ कि इसे भी चाय बनानी आनी चाहिए थी। अबसार ने भी मजीद इसे तंग करना मुनासिब ना समझा, अलबत्ता शान की बात इसने सुन ली थी। बाओ, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, पहले खाना खा ले, बाद में चाय पिए। गाजिया ज़हीर को भी एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि वो कम अज़ कम सिर्फ इसी की फैमिली के लिए ही भूखा रहा था। इसने ताहरा नामी लड़की को खाना गर्म करके दिया और बाहर भिजवा दिया। अच्छा, तो मेरे बच्चों ने शान की बात सुन ली थी और ये भाभी ने भिजवाया है। गाजिया के मना करने के बावजूद भी ताहर ने सच बता दिया। वो दांत मीचती हुई साइड पर खड़ी मुनज़्ज़ा को चाय बनाते हुए देख रही थी। अब सारे आलम भी चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। अभी इसे एहसास हुआ कि वाकया इसे ही भूख लग रही थी। एसएसपी मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा। एसएसपी, खैर तो है, इतनी रात गए आप हमारे पास? मेरी बेटी को आप लेकर आए हैं, किसी ने शरारत करके आपको कॉल की, आपने इसकी बात भी ना सुनी। क्या लोगों की पहचान नहीं है आपको? माफ़ कीजिएगा एसएसपी और साहब, हमें जिस शख्स ने कॉल की थी वो सुलझे हुए लोग थे। आपकी बेटी पब्लिक प्लेस पर जिस तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इससे भी हमें यही लगा। शट अप डॉक्टर्स, बुलाओ मेरी बेटी को। जी जी ज़रूर। थोड़ा गुस्सा हुआ तो डॉक्टर भी खामोश हो गए। कॉल करके जानिया को बुलाया। पापा, इसने अंदर आते ही बाप को आवाज़ दी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम चलते हैं। तारने से उठते ही डॉक्टर से इजाज़त ली, मगर अपनी बेटी को इग्नोर किया। जालिया ने गुस्से से डॉक्टर को देखा और बाहर निकल गई और अपने पापा के हमरा वो पुलिस की गाड़ी में ही थी, क्योंकि उसकी गाड़ी वहाँ नहीं थी और ड्यूटी से आए थे। कुछ पुलिस एहलकार भी साथ थे। वो जितना सख्त खिलाफ थे इस बात के कि इसकी बेटी के लोग मेरे हवाले से ना पहचाने, वो यूं बेहूदगी के साथ किसी के सामने ना आया करे। इन्होंने कभी इस पर रोक टोक बेजा नहीं की थी, मगर इससे इतनी आज़ादी रास नहीं आई। वो दिन ब दिन खुद सरफट और बदतमीज़ होती जा रही थी। अभी जालिया में हिम्मत नहीं थी कि इससे बात करने की, मगर अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय खुरन ज़ख्मी पर ही हाथ साफ करने का सोचने लगी। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।